बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम दुबई में सख्त मजदूरी करके अम्मा को पैसे भेजता और कहता, मेरी बेटी के लिए जमा करती जाएं, कल को इनकी शादियां भी करनी हैं। लेकिन अम्मा वो सारे पैसे छोटे बेटे को दे देती और कहती, अपने पाँव पर खड़ा हो जा। और उसने उन पैसों से करोड़ों रुपए कमा लिए और एक आलीशान कोठी में चला गया। और जब बड़ा बेटा वतन वापस आया तो अम्मा बोली, तेरी बीवी सब कुछ खा गई। और ये कहकर छोटे बेटे के पास चली गई। तो सलीम बीमार पड़ गया और बेटियों को देखकर अंदर ही अंदर मरता जा रहा था। एक रात वो तहज्जुद के लिए उठा और रो रो कर दुआएं करने लगा। तब भी जाए नमाज एक जगह से हटाया तो वो सजदे में गिर गया, क्योंकि नीचे सलीम की जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो माँ ने उसे बातें सुनानी शुरू कर दी कि ये तो 3 बोझ हैं तुम्हारे सर पर, इनका कुछ करो, इनके बारे में अभी से सोचो। बेटा तुम्हारा कोई है नहीं जो तुम्हारा साथ दे और इनका वक्तों के लिए जहेज इकट्ठा करता फिरे, इसलिए जो भी करना है तुमने ही करना है बेटा। सलीम की बीवी माथे पर बल डाले सास को देखे जा रही थी। छोटी सी बच्ची को गोद में लिए बहला रही थी। सलीम कहने लगा कि अम्मा मैं कोशिश करता तो हूँ, घर के अखराजात हैं, फिर आए रोज़ छोटे भाई शारिक के भी खर्चे मुझे उठाने पड़ते हैं। चलो अगर उसकी नौकरी लग जाए तो भी बेहतरी हो जाए। लेकिन वो तो जैसे तवज्जो भी नहीं देता। यूनिवर्सिटी से आता है और अपने कमरे में बैठ जाता है, फिर मोबाइल से लगा रहता है, फिर ये किसी ज़िम्मेदारी को लेने के लिए तैयार भी नहीं है। सलीम की वालदा जुलेखा बेगम के माथे पर बल पड़े। कहने लगी कि अब मेरे छोटे बेटे पर नज़र रखोगे तुम, उसके उठने बैठने पर नज़र रखोगे तुम। यकीनन ये सब कुछ तुम्हारी बीवी तुम्हें सिखाती होगी। वो कहने लगा कि बात बीवी के सिखाने की नहीं है अम्मा, मुझे तो आपने ज़िम्मेदारियों में उसी वक्त डाल दिया था जब मेरी उम्र 16 साल की थी सिर्फ। अब्बा को शुगर हो गई थी और आपने कहा था कि सब कुछ मुझे संभालना है। मैं तब से अब्बा की दुकान संभाल रहा हूँ। अब्बा के इंतकाल के बाद भी मैंने ही सब को संभाला। अब तो वो जवान हो गया है, पढ़ लिख गया है। मैंने बड़े लड़कों को देखा है जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं और छोटी मोटी साथ साथ नौकरी भी करते हैं। लेकिन शारक तो जैसे कसम खा रखी है, आता है और कमरे में घुस जाता है, मोटरसाइकिल के पेट्रोल तक के पैसे मुझसे लेता है, अपने खर्चे के पैसे मुझसे लेता है। अम्मा बुरा मत मानिएगा, लेकिन जितना खर्चा ये लड़का करता है मेरी बीवी और 3 बच्चियों का इतना खर्च नहीं है। पहली बार सलीम की ज़ुबान सुनकर जुलेखा बेगम के तो तन बदन में आग लग गई थी। मुझे पता है तू किसकी ज़ुबान बोल रहा है, तू अपनी बीवी की ज़ुबान बोल रहा है। ठीक है, अगर यही बात है तो चल उठ, यहाँ से जा, उस घर से, इस घर से, और ले जा अपनी बीवी बच्चों को। ये मेरे शौहर का घर है, मेरा घर है, मेरे शारिक का घर है। ये सुनकर सलीम कहने लगा, मेरा भी घर है, जितना शारिक का हक है मेरा भी उतना ही हक है। मेरे भी बीवी बच्चे यहीं रहेंगे। आप तो सिर्फ अपना शारिक ही नज़र आता है, क्या मैं बेटा नहीं हूँ? बहरहाल माँ बेटे में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। लेकिन जब वो कमरे में आया तो उसकी बीवी कहने लगी, तुम क्यों अम्मा से लड़ रहे हो? उनकी तो आदत है। वो कहने लगा, ठीक है, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा। अम्मा हर वक्त उनको टोकती रहती है। ये मासूम बच्चियां मेरी माँ को क्या कहती हैं, क्या तकलीफ़ देती हैं, ऐसा कौन सा दुख दिया है? मेरी बच्चियों ने दुनिया में पैदा होकर अगर अल्लाह ने उन्हें बेटियों से नहीं नवाजा तो क्या उन्हें बेटियों की तलब भी कभी नहीं हुई? जब देखो इन्हें बोझ कह कह के मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। और शारिक को देखो, वो तो अपने बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सलीम की बीवी रोमाना कहने लगी, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बेटियों के बारे में सोचो, क्योंकि वो बड़ी हो रही हैं। बड़ी प्यारी बेटी 10 साल की है, छोटी 8 की। चलो छोटी तो अभी पैदा हुई है, लेकिन अभी से उनकी फ़िक्र करोगे तो उनकी शादी की इज्जत से हो सकेगी। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं इन बच्चियों के लिए संभाल कर रखूं, और तुम्हारी तनख्वाह तो घर में ही ख़त्म हो जाती है।
پھر بتانے لگے کہ اس کا خالصات کزن جو سعودیہ میں کمانے گیا تھا، سالوں میں اس نے اپنا گھر بنا لیا اور اپنی بچیوں کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی ہے۔ یہ سن کر سلیم سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا تم اپنے کزن سے پوچھو کیا وہ کیا کام کرتا ہے، کیونکہ میں تو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں مجھے نوکری ملے گی نہیں۔ رومانہ کہنے لگی کہ میرا کزن کون سا پڑھا لکھا تھا، تم ایسا کرو کہ ڈرائیونگ سیکھ لو۔ اس نے بھی ڈرائیونگ ہی کی ہے اور اللہ نے اس کے دن بدل دیے، آج اپنا گھر ہے، گاڑی ہے اور یہاں پر بھی گاڑیوں کا شو روم کھول کے بیٹھ گیا ہے، بیٹیاں اپنے گھروں میں عزت سے رہ رہی ہیں۔ یہ سن کر سلیم کو لگا کہ یہی بہتر ہوگا، کہنے لگا لیکن وہاں کے اخراجات، جانے کا ویزا، ٹکٹ کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگی جو خرچہ تم مجھے دیتے تھے میں نے اسے گلے میں ڈالنا شروع کر دیا تھا، مجھے امید ہے کہ میں کچھ پیسے وہاں سے نکل آئیں گے، اور کچھ میرے پاس چھوٹا موٹا زیور ہے میں وہ بھی بھیج دوں گی، بس تم چلے جاؤ۔ جب رومانہ نے اپنے کزن سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ سعودیہ میں تو اتنا کام نہیں رہا، البتہ میرا ایک دوست ہے جو دبئی میں گاڑی چلاتا ہے اور وہ مجھ سے بھی زیادہ پیسے کما رہا ہے، تم کہتی ہو تو میں تمہارے میاں کا ویزا ٹکٹ کا انتظام کر دیتا ہوں، وہاں رہائش اسے میرے دوست کی طرف سے مل جائے گی، چاہے تو ڈرائیونگ کر لے ورنہ وہاں پر مزدوری کے پیسے بھی اچھے خاصے مل جاتے ہیں۔ جب یہ بات سلیم نے سنی تو اس نے ڈرائیونگ بھی نہیں سیکھی، کہنے لگا کہ میں وہاں جا کر سیکھ لوں گا اور ساتھ ہی ساتھ مزدوری بھی کر لوں گا، لیکن دیکھو یوں بھی پیسے تم نے سنبھالنے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں میں سنبھال لیا کروں گی۔ اکاؤنٹ اس نے رومانہ کے بینک میں کھلوایا تھا، اس کے بعد اس کا زیور بیچ کر اس کا گلا توڑ کر اس سے اتنے پیسے تو نکل ہی آئے تھے کہ اس کے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام ہو جاتا۔ رہائش کا پہلے ہی رومانہ کے کہنے پر انتظام ہو چکا تھا، جانے سے پہلے اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ یہ سن کر ماں حیران تھی کہ بیٹا اتنی جلدی تیار بھی ہو گیا اور دبئی بھی جا رہا ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اپنے باپ کی دکان کی چابیاں ادھر رکھ، آج کے بعد یہ شارک چلائے گا۔ سلیم نے چابیاں اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیں، نہ بیٹے کو پیار کیا نہ سینے سے لگایا، اس کا سارا پیار تو اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے تھا، بڑے بیٹے کی تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے بھی اپنی ماں کے رویوں کو برداشت کر لیا، پھر بھی جانے سے پہلے ماں کے سینے سے لگ کے رویا تھا، لیکن ماں نے تو سولانے اور تسلی دینے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ ہی اتنی زحمت کی کہ بیٹا جا رہا ہے تو اسے پیار ہی کر لے، بلکہ دوسری طرف رخ موڑے کھڑی رہی۔ وہ کہنے لگا میری بیوی بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی مت کریے گا۔ کہنے لگی ہاں تیری بیوی جیسے بڑی شریف ہے جو زیادتیاں برداشت کرے گی، گز لمبی زبان ہے اس کی، حالانکہ رومانہ ایسی نہیں تھی، ابھی تک چپ چاپ ساس کے سارے کام کرتی آ رہی تھی، پوتیاں بھی بہت اچھی تھیں، ماں کا مزاج رکھتی تھیں، بدتمیزی نہیں کرتی تھیں، زیادہ تر چپ ہی رہتی تھیں۔ جیسے ہی سلیم گیا زلیخا بیگم کا رویہ رومانہ کے ساتھ بدل چکا تھا، اب تو شارک بھی جیسے شیر بن گیا تھا، اپنی چھوٹی بھتیجوں کو کہتا چلو جلدی سے میرے کپڑے استری کر کے دو۔ بڑی بیٹی 10 سال کی تھی، اپنے چچا کی شرٹ استری کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے شرٹ جل گئی۔ جب شارک نے یہ دیکھا تو ایک زوردار تھپڑ اس بچی کے منہ پر مار دیا، کہنے لگا کمینی یہ کیا کیا ہے تو نے اس کا کان پکڑ کر مروڑ کے رکھ دیا۔ وہ رونے لگی، بل بلانے لگی۔ اس وقت رومانہ کچن میں کام کر رہی تھی، جیسے ہی باہر آئی بیٹی کو روتے دیکھا تو کہنے لگی کیا ہو گیا، کیوں مارا تم نے میری بیٹی کو؟ شارک کہنے لگا بہت بدتمیزی کر رہی ہے، میری نئی شرٹ جلا دی اس نے، اندھی کہیں کی۔ یہ کہنا تھا کہ رومانہ نے اپنی بچی کو پکڑا، کہنے لگی تمہاری نوکر نہیں لگتی، یہ اپنے کام خود کیا کرو، پورا دن گھر میں پڑے رہتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ زلیخا بیگم کہنے لگی خبردار جو تم نے زبان چلانے کی کوشش بھی کی تو اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ویسے رہو جیسے رہنے کا حق ہے، ورنہ میں تمہیں دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گی۔ رومانہ چپ ہو گئی، بیٹی کو سینے سے لگایا جو اب بھی آنسو بہا رہی تھی، اپنے کمرے میں بٹھا کر بچی کا سر سولانے لگی۔ 5 انگلیاں گال پہ چھپ گئی تھیں اور وہ 2 ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ بہرحال سلیم جہاں پر کام کرتا تھا وہاں سے اسے سب سے پہلے مزدوری کا کام ملا تھا، اینٹیں پتھر اٹھانا اور انہیں تعمیر کرنا۔ اسے یہ کام آتا تو نہیں تھا لیکن محنتی بہت تھا،
इसलिए मेहनत और लगन से जी नहीं चुराता था। ड्राइविंग उसे थोड़ी बहुत आती थी, बाकी भी उसने सीख ली थी। सुबह सवेरे 6 बजे से दोपहर 12 बजे 1 बजे तक वो मजदूरी करता और उसके बाद ड्राइविंग का काम करता। एक सेठ की गाड़ी चलाता था। शाम को जाके फारिग होता, घर आता तो अपना खाना पीना सारा इंतज़ाम खुद करना पड़ता। फ़ोन उसके पास था नहीं कि बीवी बच्चों से रब्ता रख सकता। रिहाइश भी उसे मुफ्त नहीं मिली थी, बल्कि कमरे में जितने मर्द रहते थे सबको अपने अपने हिस्से का काम भी करना पड़ता था और अपने अपने हिस्से का किराया भी देना पड़ता था। और ये ज़रूर होता हुआ था कि रोमाना के कज़न के ताल्लुक़ की वजह से उसे रिहाइश मिलने में मुश्किल पेश नहीं आई थी और नौकरी भी जल्दी लग गई थी। बहरहाल 1 महीने बाद उसने पैसे भेजे। जब रोमाना के अकाउंट में पैसे आए तो वो खुश हो गई। पैसे अच्छे खासे थे। वो जब बैंक से पैसे निकलवा के लाई, इत्तफाक था कि बैंक से बाहर ही शारक मोटरसाइकिल पे खड़ा किसी से बात कर रहा था। जब उसने रोमाना को बैंक से बाहर निकलते देखा तो वो ठिठका। उसने चुपचाप रोमाना का पीछा किया। वो चादर में कुछ लपेट के ले जा रही थी। वो समझ गया कि बैंक से आई है तो पैसे लेके आ रही होगी। उसका दिमाग फ़ौरन उसे काम कर गया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि सलीम ने पैसे भेजे होंगे। जैसे रोमाना घर आई तो थोड़ी देर बाद ही शारक भी घर पे आ गया और अपनी माँ के कान में जाके सब कुछ बता दिया। ये बात जब जुलेखा बेगम ने सुनी तो वो आपे से बाहर हो गई। फ़ौरन उसे रोमाना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही रोमाना ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगी, हट पीछे। इसे पीछे धक्का दिया। उसे पीछे धक्का दिया। वो हैरान थी, कहने लगी, क्या हुआ? उसकी अलमारी खोलकर पैसे ढूंढने लगी। रोमाना ने अभी पैसे दराज में रखे थे। अभी तो लॉक भी नहीं किया था कि उसकी सास कमरे में आ गई। जैसे कि दराज खोली तो पैसे देकर फटाफट सारे पैसे पकड़ लिए। रोमाना कहने लगी, ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरे पैसे हैं। कहने लगी, अपने बाप से नहीं लेकर आई तो वो अब मेरे बेटे की कमाई है और इस पर पहला हक मेरा है। चल हट पीछे। तुझे जो चाहे होगा तो मुझसे मांगेगी। इतना इख्तियार मैंने तुझे नहीं दिया कि तुम मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाए और पैसे लेकर अपनी जेबें भरती फिरे। वो कहने लगी, मेरा शौहर अपनी बच्चियों के लिए बैरून मुल्क गया ताकि मैं उनके लिए पैसे जमा कर सकूं, लेकिन सास ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगी, अपनी ज़ुबान संभाल के बात कर और अपनी औकात में रहे। ख़बरदार जो तूने कुछ भी सलीम को बताने की कोशिश की। वो कहने लगी, क्यों ना बताऊं, मैं तो बताऊंगी। उसका ये कहना था कि जुलेखा ने शारक को अंदर बुला लिया। उसने दोनों बेटियों को कमरे से बाहर निकाल दिया और छोटी बेटी को गले से पकड़ लिया और उसे हवा में छोड़ दिया। मतलब कि हाथ से उसका गला पकड़ रखा था। बाकी बच्चियां तड़प रही थी। ये देखकर रोमाना की जान निकली। उसकी सास ने रोमाना का बाजू पकड़ा। कहने लगी, तेरी बेटी को तेरे सामने जान से मार डालेंगे और इसी तरह तेरी दूसरी बेटियों को भी, अगर तूने मेरी बात से इख्तलाफ किया। बच्ची तड़प रही थी और उन दोनों माँ बेटे को ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। रोमाना कहने लगी, जो आप कहेंगी मैं वो करूँगी। खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो, ये मर जाएगी। रोमाना रोए जा रही थी। अपना आप अपनी सास से छुड़वा रही थी, लेकिन सास बड़ी जानदार थी। बहरहाल शारक ने फिर बच्ची को बेड पर फेंका। बच्ची रोने लगी। रोमाना ने जल्दी से बच्ची को पकड़ के सीने से लगाया और ख़ुद भी रोने लगी। जानती थी कि ये बेहस लोग हैं और सलीम से इसका कोई राब्ता भी नहीं था। राब्ता हो भी जाता तो जहाँ वो गया था इतनी जल्दी तो वापस आ नहीं सकता था। अल्लाह अल्लाह करके उसने पहली बार पैसों की शक्ल देखी थी। यही सोचा था कि अपने अखराजात निकाल कर कुछ पैसे सास को भी देगी, लेकिन बाकी के पैसे रख लेगी ताकि बच्चियों के जहेज़ के लिए जमा किए जा सकें। लेकिन साथ ने जो कुछ किया था वो कांप के रह गई। साथ ने सारे पैसे अपने हाथ में रखे। रोमाना की ज़िंदगी वैसे ही गुजर रही थी। खाने को बस रोटी सालन ही मिलता था। बच्चियों को दूध मिल रहा था। स्कूल की फ़ीस जब वो मांगती तो उसकी सास उसे 100 बातें सुनाकर फिर फीस देती थी। कहती थी, ये ना समझ कि तेरे शौहर की कमाई है, मेरा वो बेटा है, मैंने उसे पैदा किया था,
तुझ में तो इतनी सलाहियत ही नहीं कि तू बेटा पैदा कर सके, इसलिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसकी कमाई मैं खाऊंगी। वो कुछ नहीं बोली, जानती थी कि इस वक्त बेबस है। वो तो सलीम से रब्ता भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि सास घर से बाहर निकलने नहीं देती थी कि वो मैके जाए और रब्ता करे। फ़ोन उसके पास भी नहीं था, क्योंकि सलीम के हालात कभी इतने अच्छे हुए नहीं थे कि अपनी बीवी को मोबाइल फ़ोन लेकर दे सकता। कभी कभी कहीं से फ़ोन करता भी था तो माँ के नंबर पर ही करना पड़ता, और वो ना रोमाना की बात करवाती थी न बच्चियों से बात करवाती थी। यही कहती थी कि कुछ माँ का भी ख्याल कर लिया कर, माँ को भी भेज दिया कर, तेरी बीवी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं मुझे हर चीज़ के लिए। वो हैरान था, क्योंकि उसने रोमाना से कहा था कि वो 10,000 उसमें से उसकी वालदा को भी दे दिया करे और घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, जो ज़ायद पैसे हैं वो जमा कर लिया करे। बहरहाल वक्त गुजरने लगा। जब भी महीना पूरा होता रोमाना की सास बैंक में उसको अपने साथ लेकर जाती, सारे पैसे निकलवाती और अपने हाथ में रख लेती। यहाँ तक कि एटीएम और चेक बुक भी उसने अपने पास रखे हुए थे। जो पैसा आता कंजूसी से घर में खर्चा करती, और ये कंजूसी सिर्फ रोमाना और उसकी बेटियों के लिए थी। बेटे ने तो ना तो नौकरी ढूंढी थी और ना ही नौकरी करने का उसका कोई इरादा था। एक बार अपनी माँ से कहने लगा कि एक सस्ता सा प्लाट मिल रहा है, नई नई सोसाइटी बनी है, अगर अब हमने ये ख़रीद लिया तो 2 साल में बहुत महंगा हो जाएगा। अम्मा अगर पैसे हैं तो मुझे दे दो, मैं प्लाट ख़रीदूँगा और वहाँ पर बंगला बनाऊँगा। ये सुनकर फ़ौरन उसे सारे पैसे जमा किए। पैसे जुलेखा बेगम ने शारिक के हाथ में रख दिए। उसने प्लाट ख़रीद लिया, जो कि उस वक्त 10 लाख का आया था। सोसाइटी बड़ी तेज़ी से आबादी होने लगी थी। 1 साल गुजरने के बाद इतने पैसे हो गए थे कि उसने थोड़ा थोड़ा सा तामीर का भी काम शुरू करवा दिया। दूसरी जानब सलीम वहाँ पर मेहनत कर रहा था ताकि उसकी बच्चियों को से इज़्ज़त से अपने घर की हो सकें, और जानता था कि रोमाना की आदत किफ़ायत शारी की है, कुछ ना कुछ वो हमारे बुढ़ापे के लिए भी जोड़ के रख लेती, या छोटा मोटा अपना घर ही ख़रीद ले, क्योंकि वो जितना कमाता था सब का सब रोमाना को भेज देता था। इस बात से अनजान था कि सारा पैसा उसकी माँ रोमाना के हाथ से छीन लेती है। वो कुछ भी अगर बोलती है तो उसकी बेटियों को उसके सामने मारने लगती है। वो उनको जान से मार डालूंगी। मेका उसका वैसे भी दूसरे शहर में था और वह वहाँ जा नहीं सकती थी। फ़ोन उसके पास था नहीं, बस एक अजियत की ज़िंदगी थी जो रोमाना और उसकी बेटियां गुजार रही थी। 1 साल गुजर गया, लेकिन 1 रुपया भी रोमाना के हाथ में नहीं आया। अपनी बच्चियों को वो बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन शारिक जब भी देखता कि वो काम में मसरूफ़ है, वो बेटियों को अपने कमरे में बुलाकर डराने धमकाने लगता कि ख़बरदार, जो तुमने अपनी माँ को कुछ बताया, कभी अपने कपड़े इस्त्री करवाता तो कभी अपने कमरे की सफाई करवाता, कभी उनका मुंह पकड़कर दबा देता और कहते कि चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपने भाई के पैसों पर वो ऐश कर रहा था, पूरा दिन घर पर बैठा रहता। कभी कहता कि भाभी मेरे लिए चाय बना कर दो, तो कभी कहता कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, अच्छा खाना बनाओ। और वो अच्छा खाना सिर्फ शारिक और उसके दोस्त और उसकी माँ ही खाती थी, क्योंकि उसकी माँ फ्रिज को लॉक कर देती थी। कहती थी कि तुम अपनी बेटियों को सूखी रोटी बना कर दे, 2 अचार पड़ा है उसे खा लो, ये खाना दोपहर को मैं खाऊंगी। अजीब लालची किस्म के लोग थे। एक सलीम की आदत अच्छी थी, यही वजह थी कि अब तक रोमाना ने बड़े सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। फिर उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हम एक फैक्ट्री लगाते हैं, मेहनत करेंगे तो हम लाखों कमाएंगे। ये दिमाग में आते ही उसने फिर से अपनी माँ से पैसे मांगे। इस बार तो माँ ने सलीम के पैसे भी दिए और साथ में अपने जेवर को बेचकर भी सारे पैसे शारिक को दे दिए। उसने कारोबार शुरू किया। जब भी पैसे आते घर के अखराजात निकाल कर सारे पैसे वो शारिक को दे देती थी। कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन मजाल है कि शारिक ने एक पाई भी अपनी माँ के हाथ पे रखी हो। बस यही कहता अभी काम नहीं चल रहा, मुनाफा नहीं आ रहा।
अब तो वो अच्छा खासा कमाने लगा था, अपने बैंक में पैसा भरने लगा। फिर उसने उसी प्लाट पर तामीर दोबारा से शुरू करवा दी। उसको आलीशान घर में तब्दील करवा चुका था। घर बनने के बाद वो बेहद खुश था। 8 साल का अरसा भी गुजर गया और वो ठीक ठाक कमाने लगा। अब उसे एक अच्छी और ख़ूबसूरत अमीर लड़की से शादी करनी थी, लेकिन उन्हीं दिनों सलीम वतन वापस आ गया, क्योंकि इन 8 सालों में उसने हर महीने 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए रोमाना को भेजा था। उसको लगता था कि इन 5 सालों में जितने पैसे वो भेज चुका है, बेटी को जहेज़ के लिए काफ़ी होंगे। बड़ी बेटी तो 18 साल की हो गई थी। 10वीं जमात के बाद उसकी दादी ने उसे आगे पढ़ने ही नहीं दिया था। अलबत्ता वो प्राइवेट पढ़ रही थी। प्राइवेट 12 जमात कर चुकी थी। छोटी बेटी भी मैट्रिक कर चुकी थी। सबसे छोटी बेटी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अलबत्ता वो स्कूल जाती थी। दोनों बेटियों ने मिलकर घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और रोमाना ने भी सिलाई सीखकर कपड़े सीने शुरू कर दिए, जिससे वो थोड़े बहुत खर्चे पूरे कर लेती थी, अपने कपड़े बना लेती थी, क्योंकि सास तो सिर्फ खाने को ही देती थी, इसके अलावा कुछ नहीं देती थी। रोमाना के बालों में भी सफ़ेदी आने लगी। सलीम का भी यही हाल था। मेहनत कर कर के अब तो वो थक चुका था। सोच रहा था कि घर जाएगा तो सुकून से बाकी की ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन जब घर आया तो घर की हालत, बीवी बच्चियों को देखकर उसका दिल रोने को चाह रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये उसकी बेटियां हैं। वो पुराने कपड़ों में मलबूस थी, चेहरे पर रौनक तक नहीं थी और ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही थी। जब उसने रोमाना को आवाज़ दी तो रोमाना कपड़े छोड़कर उसके पास आ गई, उसके साथ लगकर रोने लगी। सारी बात उसे बताई तो वो तो जैसे हिम्मत हार बैठा। 8 साल उसने अंत तक मेहनत की, यही सोच कर के अब जाएगा तो अपना मकान होगा, बच्चियों के लिए रिश्ते देखेगा और उनकी शादियां कर देगा। ये नहीं पता था कि माँ ने जुल्म की इंतहा कर दी। माँ ने जब देखा कि सलीम के तेवर बिगड़ने लगे तो फ़ौरन से बेटे से मिले बगैर ही चुपचाप घर से बाहर निकल गई। जब वो माँ के कमरे में गया तो कमरा खाली था। शारिक ने जब ये सुना कि भाई वतन वापस आ गया है तो बाहर से ही माँ को लेकर अपने बंगले में चला गया। माँ तो ठाट बाट देख के हैरान भी थी और खुश भी थी। कहती थी कि ये मेरा घर है, और शारिक फ़िलहाल चुप था, क्योंकि उसे शादी करनी थी और माँ के बगैर तो उसे रिश्ता मुश्किल से मिलता, इसलिए यही कहता था कि अम्मा सब कुछ ही तेरा है। बहरहाल सलीम ने 2 दिन में पता लगवा लिया कि शारिक का घर और फैक्ट्री कहाँ है। सबसे पहले वो घर गया, चौकीदार से कहने लगा कि शारिक को तो बाहर बुला लो। शारिक ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो। जैसे ही सलीम अंदर आया तो कहने लगा कि तुमने मेरे पैसों से अपना बंगला तमीर करवा लिया। वो कहने लगा हाँ कर लिया, तुमसे जो हो सकता है कर लो, ये मेरे दिमाग का नतीजा है। मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और देखो आज अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और तुम वहीं को वहीं खड़े हो। कहते हो तो खैरात के तौर पर मैं इस घर में अपना हिस्सा तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना सर मेरे पैरों पर रखना पड़ेगा। सलीम कहने लगा मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे हिस्से पे, चाहो तो घर बेचो और अपना बाकी का हिस्सा भी ले लो। मैंने अपना मामला अपने रब पे छोड़ दिया, वही तुम्हें पूछेगा और वही इंसाफ भी करेगा। वो हंसने लगा, कहने लगा अगर यूं ही अल्लाह ताला फ़ौरन से पूछने लगे तो दुनिया सुधर न जाए। यहाँ सालों साल लोग गुनाह करते हैं और कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं होता। दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरों का पैसा लूट कर अपना घर बनाते हैं और खुश रहते हैं। अरे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। मैं भी इस्तग़फ़ार की 4 तस्बीह करूँगा और बख्शा जाऊँगा। मैंने देखा लोग सारी ज़िंदगी गुनाह करने के बाद 2 हज करते हैं, मौलाना साहब कहवाते हैं और हाजी साहब कहलवाते हैं और फिर जन्नत में चले जाते हैं। वो इस बात से अनजान था कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। सलीम वापस आ गया, अपने घर बाप का घर बेचकर अपने भाई को उसका हिस्सा दे दिया, खुद छोटे से मकान में आ गया। लेकिन जब बेटियों को देखता तो जी जलता था। तीनों ही जवान होने लगी थी। बड़ी बेटी बच्चों को पढ़ाती रहती,
आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे और रिश्ता देखने भी आता तो घर की हालत देखकर रंगत और काले हल्के देखकर चला जाता। वो अब बीमार रहने लगा था, काम नहीं होता था। रोमाना भी हर वक्त खांसती रहती थी, साथ साथ कपड़े भी सीती रहती थी। घर का खर्च ही करना बहुत मुश्किल हो गया था। बहरहाल सलीम ने दुबई में भी कभी नमाज नहीं छोड़ी थी और अब भी बीमारी के बावजूद वह नमाज का पाबंद था, नमाज पाबंदी से पढ़ता था। एक बार तहज्जुद में उठकर उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी तो बेख्तियार रोने लगा कि मेरा क्या कसूर था कि अंत तक मेहनत करके भी खाली हाथ रह गया। मेरी बच्ची को उम्र बढ़ती जा रही है और बिना जहेज के कोई इनसे शादी नहीं करेगा, मैं क्या करूं अल्लाह। ये सोचकर उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। वो फूट के रोता था। दूसरी तरफ उसके भाई की शादी हो चुकी थी। बड़ी धूमधाम से उसने अपनी शादी की थी, सबको बुलाया था, लेकिन अपने बड़े भाई और भाभी और बच्चियों को नहीं बुलाया था। सलीम के सजदे तवील होने लगे और एक बार उसने देखा कि जैसे ही उसने तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर जय नमाज उठाया, उसे नीचे एक सांप नज़र आया। उसके तो जैसे होश उड़ के रह गए। सांप वहाँ क्या कर रहा था और उसने देखा कि वहाँ उसी घर के एक कोने में चला गया जिस मकान को उसने ख़रीदा था। कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं थे। टूटा फूटा बोसीदा सा मकान था जो उसने ख़रीदा था। उसने देखा कि एक कोने में सुराख था जहाँ वो सांप जा चुका था। सलीम को खौफ आने लगा कि कहीं यह सांप उसे और उसकी बच्चियों को नुकसान न पहुंचा दे। उसने अगले रोज़ एक मज़दूर को बुलाया और खुदाई की ताकि सांप को ढूंढकर मार सके। थोड़ी सी खुदाई पर ही देखा कि वो सांप एक संदूक पर लिपटा हुआ था और जैसे ही उसने सलीम को देखा, वो सांप उस संदूक से हटकर एक कोने में घुस गया। जब देखा गया तो वो कोना खाली था, सांप कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मज़दूर कहने लगा, ये संदूक किसका है? वो कहने लगा, घर मेरा है तो संदूक भी मेरा ही है। वो मज़दूर कहने लगा, शायद इसमें सोना चांदी या कुछ है, तभी ये सांप इसकी हिफाजत कर रहा था। शायद ये तुम्हारे लिए हिफाजत कर रहा था, तुम्हें देख लो गायब हो गया। ये शायद अल्लाह की तरफ से कोई मदद है तुम्हारे लिए। ये कह के वो मज़दूर जा चुका था। जैसे ही सलीम ने उसका जंग आलूद ताला ज़रा सा खींचा तो संदूक खुल गया। देखा तो सोने और हीरे के जेवरात थे जिनकी कीमत उस वक्त करोड़ों थी। उसने वो जेवरात बेचे, अपने भाई से बड़ा बंगला ख़रीद चुका था और अपनी गाड़ियों का शोरूम भी बना चुका था। इसके अलावा भी इसके पास पैसे ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये उसकी माँ ने दूसरी तरफ ये देखा कि छोटे भाई की बीवी अयाश किस्म की औरत थी, लाखों की शॉपिंग करती थी। इतनी उसकी आमदनी नहीं थी जितनी उसकी बीवी के खर्च थे, इसलिए बहुत जल्द उसके भाई का सब कुछ बिक गया। वो कंगला हो गया, उसकी फैक्ट्री को आग लग गई, सब नुकसान हो गया। बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब वो एक छोटे से मकान में अपनी माँ के साथ रहता था और अल्लाह ने सलीम को सब कुछ दे दिया। ये उसकी ईमानदारी और सब्र का नतीजा था, जो कभी कभी तो अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देता है, कभी अपने बंदों के लिए आखिरत में बहुत बड़े इनाम की सूरत में संभाल के रखता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया में भी सिला मिलता है और आखिरत में भी अजर मिलता है। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। दूसरों का हक खाएंगे तो अल्लाह ताला की लाठी बेनियाज है, वो ज़रूर पड़ती है इंसान पे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।